वक्फ बिल पास होते ही पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, जामिया में हुआ और मुस्लिम इलाकों में पुलिस मार्च भी जारी है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ होगा इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे जेडीयू हो, आरएलडी हो या नीतीश बाबू हो, इनका अब क्या होगा? क्या इनकी राजनीति खत्म हो गई या क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो डॉक्टर उमेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि पास तो हो गया बिल, तो मुबारकबाद दिया जाए? देखो साहब, मुबारकबाद तो उनको दी जाए जिन्हें कश्मीर में प्लॉट मिल गए। मुझसे भी कुछ बीजेपी समर्थित 2-4 लोग कह रहे थे कि साहब बधाई हो, वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ भैया, इससे आपको क्या फायदा मिला? तो ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी वक्फ बोर्ड की जितनी भी अवैध जमीनें हैं उनको सरकार अपने हिस्से हाथ में लेके और गरीब लोगों को, गरीब हिंदुओं को बांट देगी। जैसे वो 15 लाख रुपए आए थे ना सबके अकाउंट में और कश्मीर में सबको प्लॉट मिल गए थे, ठीक वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बीजेपी और आरएसएस के लोग देश की जनता के बीच में एक भ्रम फैला रहे हैं कि अब सबको जो अवैध कब्जे हुए पड़े हैं वो सारी जमीनें आम जनता को मिल जाए। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को देंगे। मैं आपको क्या बताऊं, ना तो गरीब मुसलमान को मिलेगी, मैं कह रहा हूं गरीब हिंदू को भी दे दो। लेकिन ये देंगे किसे? जो इनके दो सबसे ज्यादा गरीब दोस्त हैं। कौन? अंबानी जी और अडानी जी। गरीब है वो, ये उनको देंगे। वो गरीब ही तो हैं। पहले वो उनको रईस बनाना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कुछ थोड़ा बहुत उनका नुकसान हो गया था, तो वो नुकसान की रिकवरी के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसके पीछे की आप स्ट्रेटेजी समझो कि आखिर ये वक्फ के पीछे क्यों पड़े, 370 के पीछे क्यों पड़े। 370 हटे कितना समय हो गया? लगभग 6-7 साल हो गए। आम जनता में मुझे कोई एक हिंदू ऐसा बता दो जो जम्मू कश्मीर में जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई हो। एक मुसलमान ऐसा बता दो जम्मू कश्मीर में जो बिना खौफ के जी रहा हो। बल्कि फायदा कैसे हुआ? अंबानी और अडानी के कई प्लांट वहां पे लग गए और अंबानी अडानी जैसे जो बड़े और पूंजीपति हैं उनके कई वहां पे उद्योग धंधे शुरू हो गए। अब वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो सरकार उन पे अपना अधिग्रहण करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि बता रहे 22 लोगों की कमेटी बनेगी जिसमें सिर्फ 10 मुसलमान होंगे और 12 आदमी सरकार के होंगे। और जो 10 मुसलमान होंगे वो भी वो वाले होंगे जो बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वाले। और उन सबको ये बना के मोदी जी उन पे अपने साइन करवा के सब अंबानी जी, अडानी जी और तमाम जो जितने व्यापारी हैं इनको सब लुटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो सकता है क्या? क्या रहता है कोर्ट में? कोर्ट अगर ईमानदारी से और अच्छे से डिसीजन दे तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे बीजेपी टेक्निकली फंस रही है। पहली बात तो ये है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट है, हालांकि देखिए मैं कभी धार्मिक विषयों में के विवाद में नहीं पड़ता हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट की अगर बात करी जाए तो 18 लोगों की कमेटी में सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोग ही हैं। ना तो उस कमेटी में दलित है, ना आदिवासी है और ना पिछड़े हैं। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की बात तो छोड़ ही दो, फिर कहते हैं कि राम सबके हैं। अब बताइए, जब ट्रस्ट में 18 में से 15 तो सवर्ण हैं, तो राम सबके कहां से हो गए? उसमें कोई आप 2-4 मुसलमान डाल देते, 2-4 सिख डाल देते, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम धर्म है, सबके 1-1, 2-2 लोग डालते तो समझ में आता कि हाँ भैया उस ट्रस्ट में जो चीजें हुई वो अच्छे से हुई हैं। अब कोर्ट उस पर भी कुछ सवालात कर सकता है, लेकिन हो सकता है जो कोर्ट के जज हैं उनकी भी कुछ फाइलें अमित शाह के पास रखी हो। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कुछ जजेस ने जो विवादित फैसले दिए हैं उनको देख के ये लगता है कि कोर्ट के कुछ जजों की भी नसें अमित शाह ने और पीएमओ में के यहाँ दबी हुई हैं। तो हालांकि हमें आरोप है, सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप फिर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं। हो सकता है मेरा पक्ष गलत हो। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूं कि कोर्ट अगर ईमानदारी से डिसीजन देगा तो इसमें सबसे पहले तो कोर्ट ये कह सकता है कि 22 लोगों की जो बेंच रहेगी उसमें 10 आदमी कैसे माइनॉरिटी के रहेंगे। उसमें तो 22 में तो कायदे में 15 से 16 लोग माइनॉरिटी के। विपक्ष क्या करता है, जब वो क्या कहावत है गांव में कि सांप निकल जाए तो लाठी पीटते रहो। जब सब कुछ निकल गया तो कोर्ट पे आरोप लगा दो, ईडी सीबीआई पे आरोप लगा दो। ये तो विपक्ष शुरू से ही करता आ रहा है। नहीं, हम तो शुरू से, देखिए ऐसा नहीं है कि शुरू से करता रहा। जब जेपीसी गठित हुई तो उस समय भी जेपीसी में जितने भी विपक्ष के सांसद थे, जो लोग वहां उस कमेटी में थे, उन सबने विरोध दर्ज किया था कि जो वक्फ बिल आप लेके आ रहे हो तो पहले जिनके लिए ला रहे हो उन लोगों से सलाह मशवरा किया गया।
क्या तो रहा है कि हजारों मुस्लिम, करोड़ों मुस्लिम उनके साथ है। कौन सा मुस्लिम साथ में है? हमें कोई 100 मुसलमान बता दीजिए आम जनता में से जो उनके साथ है। उन्हें तो अभी हकीकत ही नहीं पता कि ये बिल क्यों लगा, कैसे लगा, किसकी सिफारिश से लगा। जैसे कृषि कानून बना तो क्यों बना, कैसे बना, किसकी सलाह से बना। बस अंबानी और अडानी की तरफ से हुक्म आ गया, वहां से फतवा आ गया कि साहब ये कानून बनने हैं, तो वो कानून प्रधानमंत्री ने बना दिया। अब आंदोलन होंगे क्या? क्योंकि अब आंदोलन जामिया में हुआ, लेकिन छावनी बना रखी, जामिया कॉलेज पूरे बंद कर दिया, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर। देश भर में जहां जहां भी मुस्लिम रह रहे हैं, आबादी है, तो सरकार ने दिखाने के लिए सब जगह धारा 144 लगा दी, यानी कि 4 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में खास तौर से पुलिस की तैनाती 2 गुना 3 गुना बढ़ा दी गई है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि अगर कोई आंदोलन होगा भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कोई वायलेंट आंदोलन नहीं होगा। लेकिन सरकार ये दिखाना चाह रही है, नेशनल मीडिया एक ये एजेंडा चला रहा है कि अब मुसलमान इस पे उपद्रव करेंगे, मुसलमान जो है वो उपद्रवी होते हैं, मुसलमान जो है वो आतंकी प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरीके से एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि इसमें जो कोर्ट है, कोर्ट का क्या रुख रहता है। मुझे हालांकि देखिए, भारत देश की, जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, उस पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो नेता सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेके पहुंचे हैं, तो हमें न्याय मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जो इस देश में जो जब आजादी का आंदोलन हुआ तो जो शहादतें देने की बात हुई, तो उन शहादतों में कहीं भी मुसलमान समाज की शहादतों में कहीं कमी नहीं आई। अगर 10 हिंदुओं ने शहादतें दी तो उस समय 10 मुसलमानों की भी शहादतें हुई। और इमरान प्रतापगढ़ी तो कल बहुत अच्छा बोले, उन्होंने कहा भी है कि जब बलिदान देने की बात आएगी तो बीजेपी वालों से पहले तो मैं खड़ा मिलूंगा। और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि आज अगर मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो कल नंबर सिखों का भी आएगा, फिर ईसाइयों का भी आएगा, और आप समझ लो कि बौद्ध जैन जो थोड़ी संख्या में, उनके ऊपर भी ये बात आएगी। और बात दलित आदिवासी पिछड़ों के ऊपर भी आएगी। राहत इंदौरी साहब का शेर आपको याद होगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जलने। तो इस देश में जो राहुल गांधी जी ने आज से 3 साल पहले एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री ने केरोसिन छिड़क रखा है, और वो समय समय आने पर उस केरोसिन में तेल जो अगरबत्ती लगा देते हैं और चिंगारियां सुलगा देते हैं। लेकिन योगी जी ने तो आदेश दे दिया, उत्तर प्रदेश में भूमाफिया तक कह दिया वक्फ बोर्ड को, कह रहे हैं कि सबको आदेश देते कि जाओ जमीन देखो कहाँ है और सबको कब्जे में लो। योगी जी अपनी फटकार भूल गए। जो कोर्ट ने फटकार लगाई है 10-10 लाख रुपए का जो हर्जाना देने की बात कही है, कोर्ट का कानून, कोर्ट का आदेश आता नहीं है, उससे पहले ही इनका बुलडोजर पहुंच जाता है। बुलडोजर में जो तेल है वो फुल रखते हैं। और अभी तो एक वीडियो भी योगी जी के लिए वायरल हुआ था, एक छोटी सी बच्ची जो अपनी किताबें निकाल के ला रही थी। तो योगी जी को शर्म करनी चाहिए कानून व्यवस्था पर। एक देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं करता है। अगर कोई आरोपी है तो जब तक उस पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको मुजरिम नहीं माना जाता। अरे भूमाफिया कौन है कौन नहीं है, इसको अदालत को तय करने दीजिए। सरकार का काम होता है कि उसके ऊपर आरोप तय करे और उसके बाद कानून को कार्रवाई करने दीजिए। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, और कानून के लिए जज है, अदालतें हैं, वकील हैं, उनको दलीलें देने दीजिए। ये क्या करते हैं, जज भी खुद बन जाते हैं, वकील भी खुद बन जाते हैं, अदालत भी खुद लगा लेते हैं, फिर बाद में फटकार भी खाते हैं और जुर्माना भी देते हैं। अब वो जुर्माना किसकी जेब से जाएगा? जो 10-10 लाख रुपए की बात कही, वो आपके जेब का जो टैक्स आप भर रहे हैं सरकार को, उससे जाएगा, योगी जी की जेब से थोड़ा ही जाएगा। बिल अभी पास हुआ नहीं, आदेश चालू हो गया, खाका तैयार कर दिया योगी जी। पहले से रणनीति बनी हुई है, आप इस बात को समझिए। उनकी पहले से प्लानिंग चल रही है। देश में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, देश में महंगाई पे कोई सवाल ना कर पाए, कोई मुद्दा न बन पाए, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा न बन पाए, किसानों की समस्या पे कोई मुद्दा न बन पाए, महिलाओं की सुरक्षा पे कोई मुद्दा न बन पाए, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम चलाते रहिए दिन भर रात भर। और युवा आपसे नौकरी ना मांग पाए उससे पहले ही फॉर्मूला तैयार कर दीजिए। देखो भैया मुल्ले टाइट कर दिए, मुल्लों की चूड़ी चढ़ा दी। अरे ये बताएं, वो युवा भी बताएं और वो बीजेपी आरएसएस के लोग भी बताएं कि इस देश में कितने मुसलमान हैं जो आपको घर पे आके परेशान कर रहे हैं। बल्कि सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा जिहादी और आतंकी तो ये सरकारें हो रखी हैं। इन सरकारों ने आम आदमी का जीना आराम कर रखा है, जीना दूभर कर रखा है। जब देखिए तब टैक्स के नाम पे बोझ बढ़ा देते हैं, जब देखिए तो महंगाई बढ़ा देते हैं,
भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया है। आप किसी भी महकमे में पहुंच जाइए, बिना रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होना है। और किसी भी व्यवस्था तंत्र को देख लीजिए, हर जगह जो है व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त और त्रस्त हो रही अब है। सवाल ये भी उठ रहा है, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ऐसे नेताओं का क्या होगा? क्या देवेगौड़ा साहब का भी नाम ले लो, उनकी भी पार्टी है जनता दल सेकुलर। ये 5 लोग हैं जो मोदी जी के पंच प्यारे थे। इन पांचों के पांचों को प्रधानमंत्री जी ने बर्फ में लगा दिया। बर्फ में लगा दिया। इनकी राजनीति खत्म हो गई। आप ये मान लो कि मोदी जी ने ऐसा तीर छोड़ा है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये पांचों लोग, इनका समर्थन देना ही सेल्फ गोल रहा। इन लोगों ने कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे थे वो डाल ही काट दी। इनकी जो पार्टी थी वो सेकुलर पार्टी थी। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से या अवसरवादिता के हिसाब से आप बीजेपी से जुड़े रहिए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हर मुद्दे में बीजेपी का साथ देना, वो भी चंद पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में। आपने अपनी पूरी जो पार्टी जो इतनी मेहनत से खड़ी हुई, तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी, इनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा सामंतवाद का विरोध किया। नीतीश जी को शर्म करनी चाहिए, जेपी आंदोलन से निकल के आए, इतने बड़े नीतीश जी समाजवादी नेता थे। इसके अलावा चिराग पासवान को शर्म करनी चाहिए कि इनके पिताजी मंडल मसीहा, वीपी मंडल साहब के आंदोलन में रहे और उनका बड़ा, रामविलास पासवान जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था आरक्षण लगाने में, जो पिछड़ों को आरक्षण मिला है। एचडी देवेगौड़ा जी को शर्म करनी चाहिए कि ये बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री बने थे और उस समय समक्ष जो विपक्ष था इसने इनको साथ दिया था। और देवेगौड़ा साहब उम्र के इस पड़ाव में आके इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू जी को तो सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए कि आपको पूरे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों ने वोट दिया और आप मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, और उसके बाद आपने पीठ पे छुरा भोंका है। पीठ पे छुरा मीम भी बन रही है कटप्पा की तरह। वो देखिए, हालांकि इस तरह के कटाक्ष नहीं करने चाहिए, लेकिन इन पांचों लोगों को कटप्पा बना दिया। क्या लग रहा है कि एक तरह से मोदी जी ने जो बातचीत चल रही है कि बिना कुछ किए कुर्बानी हो गई, ये 5 लोगों को इस बार कुर्बानी में शहीद कर दिया। ईद की कुर्बानी इन्हीं के नाम की चढ़ा दी इन 5 लोगों की। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनके तो गले में ऐसी फांस पड़ गई, वो कहते हैं ना गले की हड्डी बन गई, ना इनसे उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। और सबसे ज्यादा खामियाजा नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश जी की पार्टी में इतना बड़ा डेंट लगेगा कि मुझे नहीं लगता कि अब इनकी पार्टी उस डेंट से आगे रिकवर कर पाएगी। क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में भी 2 साल में चुनाव है, और पता नहीं उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तब तक जयंत बाबू को 2-4 सीट लायक उनका सिस्टम बचा रहेगा कि उससे पहले ये निपटा दिए जाएंगे। मतलब पार्टी, क्योंकि इस्तीफों के भरमार लगातार जेडीयू की तरफ से भी हो रही, पार्टी में कई इस्तीफे हो गए, नीतीश बाबू के में भी कई इस्तीफे हो गए। सुनने में ये आ रहा है कि उधर जनता दल सेकुलर और इधर जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वहां भी हलचलें चल रही हैं। चिराग पासवान के में भी कई नेता इस तरीके से सुगबुगाहट कर रहे हैं, और आने वाले 10 से 15 दिन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि राजनीति इस समय बीजेपी ने जो है राजनीति बहुत ही अस्थिर कर दी है, हलचल बहुत। खबर तो ये आ रही है कि बोर्ड उतार के, घरों में जो बोर्ड लगे थे, जेडीयू नेता थे, जो मुस्लिम नेता था, उतार के फेंक दिया। क्या करेगा? खत्म। भाई, आप जिसके नाम पे वोट मांग रहे हो, पूरे समाज के साथ इस तरीके से धोखेबाजी हुई है, तो वो नेता क्या करेगा? वो तो जो आपका वोट बैंक है, वो वोट बैंक के साथ ही जब धोखा हुआ है तो फिर कहाँ जाएगा वो नेता? वो तो पद त्याग करेगा ही। पूरी जिंदगी जिसने जदयू में लगा दी, पूरी जिंदगी जिसने आरजेडी में लगा दी, अब इस पड़ाव पे आके उसको इस तरीके से मायूस होना पड़ रहा है बेचारे के साथ जो धोखा हो रहा है। तो ये इन लोगों को, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, समय है चिंतन मनन करने। लास्ट सवाल यह है कि चलिए ठीक है, सब कुछ खेल किया आपको, मोदी जी ने किया सब कुछ खेल, लेकिन मोदी जी तो थाईलैंड में था उस दिन। इसको कहते हैं हमारे गांव में कि आग लगा के पानी की तरफ दौड़ना। तो यहाँ तो आग लगा गए और अपना कहाँ चले गए? थाईलैंड में मौज मस्ती करने। अब यही राहुल गांधी जी अगर कहीं चले जाते तो पूरे बीजेपी आईटी सेल पूरा लग जाता। देश को मजबूत करने गए ना थाईलैंड। अच्छा, तो थाईलैंड जाके ही मजबूत होगा देश? इंडिया में मजबूत नहीं हो रहा देश। इंडिया में तो देश कमजोर कर दिया और थाईलैंड में जाके मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ किससे दोस्ती बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहाँ? दोस्ती बढ़ाने गए हैं? क्या करने गए हैं? बांग्लादेशियों वाले से तो कुछ बोल नहीं पाए। वो चीन वहां जाके दोस्ती बढ़ा रहा है, उसको तो आंखें टेढ़ी कर नहीं पाए। वहाँ चीन वाला भी है, बता रहे हैं, वहाँ नेपाल वाला भी पहुंचा हुआ है। नेपाल वाले ने भी मोदी जी को टेढ़ी आंख करके दिखा दी है। जो खबरें मिल रही हैं कि नेपाल में भी मामला गड़बड़ हो रहा है भारत के साथ।
और चारों तरफ से मामला गड़बड़ ही गड़बड़ है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। वहां जाके तो बिल्कुल एक जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चे की तरह यस मैन बने रहेंगे। सारी जो फ्रस्ट्रेशन है अपनी, सारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इंडिया में ही निकलेगा, और वो भी इंडिया की जो माइनॉरिटी है और जो विपक्षी गठबंधन है उनके ऊपर निकलेगा। और फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि मुसलमान हमें 900 गाली देते हैं, कांग्रेस वाले 1000 गाली देते हैं। कोई एक आधा अच्छा काम कर दो तब तो आपको कुछ तारीफ मिले। जब गालियों वाले काम करते हैं और वो भी उम्र के इस पड़ाव में आके, भाई बड़ा बुजुर्ग आदमी हो जाता है 70-75 के आसपास, तो धर्म कर्म करता है, कुछ अच्छे कर्म करता है, इनके कर्म बिगड़ते जा रहे हैं। तो मोदी जी उम्र के हिसाब से इनकी जो सत्ता के प्रति जो लालच है वो लालच बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बातचीत करी हमने वक्फ को लेकर, और जिस तरीके से माहौल है देश में, कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है और नेताओं के इस्तीफे, जैसे जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी हो, जयंत चौधरी के पार्टी हो, नीतीश बाबू के नायडू के पार्टी हो, ये लोग इस्तीफे की झड़ी लग गई है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिना कुछ किए अपने आप ही टूट रही है। अब देखते हैं इसका असर क्या पार्टियां ये आगे उभर पाती हैं। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी, वक्फ बोर्ड का उन पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए